हमारे मुख्यमंत्री जी इतने नाराज हो गए उस वक्तव्य से कि उन्होंने क्या कहा मीडिया से, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उन्होंने जवाब में दिया, कहा नाराजगी में आकर के, और कहते क्या है, कहते हैं ये अध्यापक लोग जिनको लाठियां पड़ी ये इसी के लायक है। अध्यापक कौन बनता है उन्होंने ये नहीं बताने का काम किया। बोले इस जन्म में अध्यापक वो बन रहा है जिसने पिछले जन्म में बड़े कुकर्म किए, बड़े पाप किए, उसको इस जन्म में अध्यापक बनना पड़ता है। और नौकरियां नहीं मिली, लोगों को सड़क में आ गए, उन्होंने आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनका सर फोड़ दिया। और जब उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों किया, आपने वादा किया था, हम तो इसलिए मांग कर रहे थे, तो कहते हैं कि तुमको समझ लेना चाहिए था, हमको पहचान नहीं पाए उस तक। हमने 15 लाख का भी तो वादा किया था कि हर एक के खाते में जाएगा, क्या गया किसी के खाते में? अगर नहीं गया तो तुमको ये भी समझ लेना चाहिए था कि ये जुमला है, और तुमको हम सलाह देते हैं कि तुम ये कर सकते हो कि तुम जाओ और पकौड़ा बेचने का काम करो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम अच्छा पकौड़ा बेचोगे। ये नौजवानों को, उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को सलाह देने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो अध्यापक लोग थे, वित्त विहीन कॉलेज, 20 लाख लोग ऐसे हैं जो वित्त विहीन कॉलेजों में पढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी इसी तरह का वादा किया। उनसे भी कहा हम तुम्हारे सम्मानजनक, ये पहले समाजवादी पार्टी ने किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम तुम्हें सम्मानजनक मानदेय देने का काम करेंगे, नियमावली बना देंगे। उन लोगों ने वोट डालने का काम किया। 20 लाख लोग हैं ऐसे, उनके परिवार मिला लीजिए तो 1 करोड़। और उसके बाद क्या मिला? 5 साल उन्होंने धोखा दिया, 5 साल इन्होंने धोखा दिया, और फिर वही लाठी, फिर वही डंडे। जब आंदोलन किया, सर फोड़ दिया, और एक महिला ने तो सर मुड़ा लिया अपना, और सर मुड़ाने के साथ साथ में लखनऊ के सचिवालय के सामने जब पूछा लोगों ने, मीडिया के लोग, तुमने सर क्यों मुड़ाया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा हम इस सरकार की अंत्योष्टि घोषित कर रहे हैं और इसलिए हम सर मुड़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने नाराज हो गए उस वक्तव्य से कि उन्होंने क्या कहा मीडिया से, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उन्होंने जवाब में दिया, कहा नाराजगी में आकर के, और कहते क्या है, कहते हैं ये अध्यापक लोग जिनको लाठियां पड़ी ये इसी के लायक है। ये अध्यापक कौन बनता है उन्होंने ये नहीं बताने का काम किया। बोले इस जन्म में अध्यापक वो बन रहा है जिसने पिछले जन्म में बड़े कुकर्म किए, बड़े पाप किए, उसको इस जन्म में अध्यापक बनना पड़ता है। और अध्यापक बनने के बाद उसको उसके साथ में तो ये दशा होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से सोच रखने वाले, ऐसी सोच उनके लिए जो कि हमको पढ़ाने का काम करते हैं, हम लोगों के गुरुजन होते हैं, उनके बारे में ऐसी सोच कोई और नहीं रख सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खाली रख सकते हैं, जिन्होंने ऐसा दृश्य भी हम लोगों को दिखाया जो कोई नहीं भूल सकता। याद करिए, हाथरस में महिलाओं से तो कहा था कि हम सुरक्षा देंगे, हमको वोट दे दो, वोट ले लिया। उसके बाद क्या किया, कोई भूल सकता है हाथरस का कांड? जिस तरह से दलित समाज की एक बेटी हम लोगों की, उसके साथ में पहले बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी माँ, घर वाले रोते रहे, चीखते रहे कि हमको उसका मृत्यु शरीर दे दो, अंतिम संस्कार कर लेने दो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं देने दिया, उसको देखने भी नहीं दिया। और क्यों नहीं? क्योंकि वहां कहते हैं कि जो लोग अपराधी हैं वो हमारे अपने हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अपने होते हैं, इनके भी अपने हैं, कहते हैं वो हमारे अपने हैं, उनको बचाना हमारा दायित्व है। खुद बैठ के टेलीविजन के सामने, कंप्यूटर के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी सबने अखबारों में, टीवी में वो तस्वीर भी अपनी छपवाई उन्होंने, और जिला अधिकारी से कहा कि हम देख रहे हैं, और उसको निर्देश दिया कि जाओ और इसकी मृत्यु शरीर मत देने देना। और फिर क्या हुआ? फिर तो सबने देखा कितना घृणित कार्य हुआ। रात के 2:30 बजे ले जाकर के खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके, और जिलाधिकारी के निर्देशों में एक कांस्टेबल ने आग लगाने का काम किया, जलाने का काम किया। ये हमारी सरकार है, ये कहते हैं हम सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा देंगे? 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, ब्राह्मण समाज की 16.5 साल की लड़की, उसकी शादी होती है, एक दिन पहले शादी होती है, उसके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और उसके पति को भी मार दिया, औरों को मार दिया, और उसके बाद उसको भी उठा ले गए। उसका क्या दोष था? अभी तक नहीं बता पाए क्या दोष है, लेकिन उसको जेल में बंद कर रखा है। उसके साथ में घर में काम करने वाली जो महिला थी, दोनों, उनको भी ले गए। 6 साल की लड़की, 3 साल का लड़का, उसको भी ले गए, और आज भी जेल में रखे हुए 20-20 महीने हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये ब्राह्मण समाज को सबक सिखाने का एक मौका और मिल गया।
आपको मालूम है आपके मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण समाज, दलित समाज का नाम सुनते ही एकदम से उनका चेहरा लाल हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का नाम लेने की जगह उनको तो खाली धमकाने का काम करते हैं, कहते हैं बुलडोजर भेज देंगे, तैयार रहो, हम आ रहे हैं। और ब्राह्मण समाज से क्या कहते हैं कि अभी तो 500 लोग की हत्या हुई है और महत्वपूर्ण लोगों की हत्या हुई पूरे उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा, 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर हुआ है। अभी आगे आप देखो क्या होता है, दोबारा हमारी सरकार बनने दो और ब्राह्मण समाज के लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दलित समाज की तरह ये सहन करके बैठना इनको मजबूरी होगी, उनको भी बैठना पड़ेगा और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बैठना पड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज की तरह इनको तीनों को एक साथ बैठना पड़ेगा। वो भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज जो जनेऊधारी ब्राह्मण समाज है वो इतना सरलता से बैठने वाला नहीं है, न दबने वाला, न डरने वाला है। वो 14% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है और 14% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 25 करोड़ में हिसाब लगा लीजिए, 4 से 5 करोड़ के ऊपर है ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में। ये 500 और 100 नहीं है जिनका इनकाउंटर कर दिया, मरवा दिया तुमने, तो बाकी लोग अभी एक को करोगे 10 खड़े होंगे विरोध में, 10 को करोगे। आज पूरा प्रदेश खड़ा हो गया है, प्रदेश का हर ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है, परेशानी होने लगी। अंत में खुद ही मीटिंग करने लगे, दिल्ली में जाकर के बैठक कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। फिर यहाँ के अपने ब्राह्मण समाज के कुछ नेताओं को दिल्ली में बुलाने का काम किया, कहते हैं बताओ कैसे संभाला जाए इनको चुनाव तक, चुनाव के बाद फिर देख लेंगे। लेकिन उन लोगों ने भी कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं रह गया, ब्राह्मण समाज एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया है, अब इनकी तरफ निगाह मत करो, ये तुम्हारे पास आने वाले नहीं है, जो तुमने कुकर्म किए हैं उसको भोगना तो पड़ेगा ही और भोग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं से कहा था हम तुम्हारी रसोई कम कर देंगे, क्या रसोई कम करी? आज गैस का सिलेंडर जो पहले 200 रुपए में मिलता था 1200 पहुंच गया। हर चीज, अनाज हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो जो रसोई में इस्तेमाल होती है, घर में इस्तेमाल होती है, 10-10 गुने से ज्यादा उसके दाम बढ़ गए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 65 रुपए से बढ़ा करके 100 के पार करने का काम किया इन्होंने, और बढ़ा करके हर चीज को महंगाई बढ़ा दी, रसोई की कमर तोड़ दी। 50 रुपए में अगर रसोई होती थी 500 के पार करा दी, और लोगों को इन्होंने, कईयों को तो भूख में जाने पे मजबूर कर दिया। फिर क्या कहते हैं, अरे हम तुमको दे तो रहे हैं अनाज, अपनी फोटो लगा करके, अब तुम्हें 15 दिन का खाना दे रहे हैं, 15 दिन जिंदा रह लो, हमको वोट दे दो। और किस पैसे से देते हैं? फिर कहते हैं ये लोग लाभार्थी हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे टुकड़ों में पल रहे हैं, इनको तो हमें वोट देना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हैं, क्या बीजेपी के टुकड़ों में पल रहे हैं, या अपने पैसे से तुम हमारे पैसे से ये खाना बांट रहे हो, ये सरकारी खजाने से दे रहे हो? अपने खजाने से देते तो कहते ये तो जो टैक्स का पैसा तुमने इकट्ठा किया है, जिसका दुरुपयोग तुमने भरपूर किया है, विज्ञापनों में किया है, 300 करोड़ रुपए हर महीना विज्ञापन अपने ऊपर लगाते हैं अपनी तस्वीर छापने के लिए, उसमें दुरुपयोग कर रहे हो, और ये पैसा हमारा है, और देने के बाद कहते हो तुम तो इसका फायदा उठा रहे हो। 500 करोड़ रुपए अब तो बजट कर दिया चलते चलते इन्होंने, किस बात का? पहने का, हर महीने का, अपने विज्ञापनों के लिए, अपनी तस्वीर छापने के लिए, अपने खाली बताने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं कुछ नहीं किसी को मालूम, जमीन में तो कहीं काम पूरे प्रदेश में नहीं दिख रहा है, खाली विज्ञापनों में दिखता है। अगर यही इन्होंने जो विज्ञापन में दिखाने का काम कर रहे हैं, पैसा लगाने का काम कर रहे हैं, ये 500 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में हो गया। हिसाब तो लगा के देखिए, ये 20,000 करोड़ रुपया अगर गरीबों में लगा दिया होता, लोगों के स्कूलों में लगा दिया होता, दवाई में लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, कैंप लगा करके खाना खिलाने में लगा दिया होता, तो लाखों लोग जो मर गए कोरोना में शायद उनकी मौत नहीं होती। वो आज हमारे बीच में होते, हम सबने वो मंजर देखा है, किस तरह से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए, कुछ महिलाएं 2-2 बच्चों को गोदी में लिए हुए अपने, और चली आ रही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूसरे प्रदेश से जहां भगा दिए गए, जहां पर वो मजबूरी में जाते हैं,
नौकरी करने के लिए वो चले आ रहे हैं पैदल, और हमारे मुख्यमंत्री अपनी फोटो छपवाते हैं। उनके पास पैसा विज्ञापन के लिए है, इस बात का पैसा नहीं था कि वो वहां पर बस लगा देते, वहां पर कैंप लगा करके खाना खिला देते उन लोगों को, उनको दवाई दिला देते, उनको ऑक्सीजन दे देते, उनको कंपाउंडर और डॉक्टर पहुंचा देते, तो वो मरते नहीं। और वो हम लोगों ने दृश्य न देखे होते जो कि लोगों को जलाने की जगह नहीं मिली, इतने लाखों में मरे लोगों को जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, लकड़ी खत्म हो गई, लकड़ी नहीं मिली। गंगा नदी में लोगों ने बहाने का काम किया और दफनाने का काम किया उन्होंने गंगा किनारे। फिर वो किस तरह से जानवरों ने नोच खसोट करने काम किया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये वो सरकार है जिसने हर एक को धोखा दिया। धोखा देने का इनका एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आपके बीच में आएंगे फिर से, आजकल भी घूम रहे हैं, कह रहे हैं पिछले 3 महीने से सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके और कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। जिस दिन तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, याद करिए उसके पिछले 2 महीनों में केंद्र के भी मंत्री, यहाँ के भी मुख्यमंत्री और मंत्री और सरकारी पैसा लगा करके, धन लगा करके प्रोग्राम करते थे पत्थर लगाने के लिए कि अब की बार हमारी सरकार बनवा दो, अगले 5 साल में ये काम कर देंगे। लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग इस तरह से किया कि वहां पर वोट मांगने का काम करते थे, राजनीतिक भाषण देते थे। तो ये तो आपके पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसानों को भी नहीं बख्शा। किसानों के साथ में इन्होंने क्या किया आपने देखा, किस तरह से किसानों से कहा था हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। कहां 2 गुना कर दी, 4 काले कानून था दिए उनके ऊपर। और हम लोगों ने जब विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया, पार्लियामेंट के बाहर बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया, पूरे देश में किसानों ने विरोध किया, क्योंकि प्रदेश में भी क्या वो समझ गए थे कानून के अंदर क्या है। उस कानून के तहत किसानों को अपनी जमीन इनको गिरवी देनी पड़ती, और गिरवी रखने के बाद गिरवी किस तरीके से, पट्टे में देनी पड़ती। इनके उद्योगपतियों को पट्टे में देनी पड़ती, और उन उद्योगपतियों को पट्टे में एक बार जमीन दे दी तो इनके जो चहते उद्योगपति जिन्होंने पूरा देश खरीद लिया, किसानों की जमीन खाली बची थी उसमें भी नियत लग गई, तो वो कभी वापस नहीं आने वाली थी। 15 महीने तक किसान आंदोलन रहा, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आंदोलन खत्म करने के लिए हर तरह की कोशिश कर ली, और जब 700 मर गए तब भी इनको चैन नहीं मिला। फिर खत्म करने के लिए इन्होंने 4 किसानों को ही खत्म कर दिया, मंत्री की गाड़ी के नीचे कुचल करके। लखीमपुर में किस तरह से सबने वो दृश्य देखा, और उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय बीच में आया तब जाकर के उनको पकड़ने का काम हुआ। लेकिन मंत्री तब भी बने रहे, आज भी बने हुए, आज भी उनके मंत्री। कोई भारतीय जनता पार्टी ठोक के कहती है कि जो काम हम खुद करवा रहे हैं उसको हम सजा कैसे दे दें। हम ही ने तो कहा था आंदोलन को खत्म करना है, कुचल दिया, तो हम कैसे। 3 महीने में उसको बेल करा दी, 3 महीने में मंत्री का लड़का बेल होके बाहर आ गया। 20 महीने से खुशी दुबे अभी भी जेल के अंदर बंद है, उसकी बेल नहीं होती है, वो 3 महीने में बेल में आ जाता है बाहर। वहां पर हाथरस में रेणु शर्मा नाम की ब्राह्मण समाज की जो लड़की थी, महिला थी, राजनीतिक महिला थी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी रही, उसको वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिनको कि हम लोग हमेशा कहते हैं मिले हुए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों उनसे नाराज थे, और नाराजगी में उसको खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कर, इतने फर्जी मुकदमे कराए, उसको जेल भिजवा दिया, उसके पति को भी भेज दिया, उसके देवर को, सबको भेज दिया। और उसके बाद जब उसको बेल हो गई, बेल हो जाने के बाद भी चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से वहां पर देखरेख हो रही थी, बेल नहीं पहले होने दे रहे थे, जब बेल हो गई तो उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। 15 दिनों तक बेल होने के बाद भी उसको जेल के अंदर कैद रखा, और कब बाहर आने दिया, जब रेणु शर्मा की मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तब उसका मृत्यु शरीर बाहर आया। और इसी बात का इंतजार ये खुशी दुबे के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिसके साथ इन्होंने अत्याचार किया है, और उसमें खुशी दुबे भी है, अब समय बहुत कम रह गया है। 10 तारीख को बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये निश्चित। और उनके मुख्यमंत्री बनते ही इन सब लोगों को न्याय मिलेगा, और खुशी दुबे भी बाहर की हवा लेंगी और बाहर आने का काम करेंगी। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि ये जो पार्टी खाली झूठ पे चलती है, और हम इसीलिए कहते हैं कोई विश्व की प्रतियोगिता हो जाए इस बात की, पूरे विश्व भर में
कि चलो देखें कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उसको पहला इनाम मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे विश्व में नंबर 1 पाएंगे और उन्हीं को सारे इनाम मिलेंगे। झूठ बोलने के इनाम उन्हीं को मिलने का काम होंगे। इसलिए इन्होंने जिन्होंने सबको धोखा दिया, सभी के साथ में इन्होंने सबको छलाया, तो अब इनको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। इनके डराने धमकाने वाला समय खत्म। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, औरों को जिनको डराते हैं बुलडोजर दिखा करके, अब बुलडोजर आम जनता ने, आपको भी पता लग गया होगा, मीडिया के लोग जो पहले अपनी थोड़ी आंख मूंदे हुए थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिखाने में संकोच करते थे, कुछ और लोगों को दिखाया करते थे, अब आपने देखा होगा बताने लगे, दिखाने भी लगे कि ये बहुजन समाज पार्टी जो पिछले 4 चरण हुए, 5वां चरण कल होने वाला, आज चल रहा है वोटिंग 27 तारीख को, तो इन सब में एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ रहा है और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का काम करने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है यहाँ पर घनघटा जो हमारी सुरक्षित सीट है, इसमें आप लोग भी अपना योगदान दीजिए और ये मत सोच लीजिए कि संतोष जी जो है हमारे नौजवान साथी आपके बीच में है, संतोष बेलदार जी, इनको हर घर में जाना चाहिए क्योंकि ये प्रत्याशी है, इनको हर गांव में जाना चाहिए क्योंकि ये प्रत्याशी है। अब जो 3 दिन का समय बचा है, इसको आप इस्तेमाल करिए भरपूर खुद अपने लिए, क्योंकि ये सरकार आपकी बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। ये तो उसमें एक विधायक होंगे आपकी तरफ से, आपकी बात पहुंचाने के लिए। सरकार तो आपकी अपनी होगी। आप अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए ये आने वाला समय आप जो है अपने लिए दीजिए। और बहुत समय आपने इधर उधर दे दिया, आप लोग काम काज भी करते हो, उसमें भी देते होंगे, लेकिन ये 3 दिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन होने वाले हैं। इनका एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है और आपको ये मान लेना चाहिए कि ये संतोष जी जो है ये खाली कहने के लिए प्रत्याशी है, क्योंकि इनको बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दे करके टिकट दिया और इनको सिंबल मिला है, लेकिन सही मायने में बहुजन समाज पार्टी की निगाह में और हमारी निगाह में, हम सबकी निगाह में, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमारे प्रत्याशी हैं, आप हमारे प्रत्याशी के रूप में हैं। और इसलिए आप जब प्रत्याशी के रूप में हैं, आप स्वयं खुद सोच लीजिए, जब प्रत्याशी अपने को मान लेंगे, आप जिस मिनट मान लेंगे, तो उसी समय से आप सोचना भी शुरू कर देंगे, अरे हमको तो चुनाव होना है, 3 दिन बाद चुनाव है और क्या करें, इतना समय बचा है खाली। आप तुरंत उसी समय से, इसी समय से, यहां से निकलने के बाद से अपनी रणनीति बनाने लगेंगे, सोचने लगेंगे हमको कहां जाना है, किसके किसके पास जाना है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हमको घर घर में घुसना है और हर मोहल्ले में जाना है। और जितने लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, अगर आप लोगों ने ये मन बना लिया, अपने आप को प्रत्याशी मान लिया, तो कोई ताकत नहीं है जो कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी और आपके प्रत्याशी को हरा सके। और ये भी निश्चित है कि ये जीत तो जाएंगे ही, ये तो आपके, ये तो दिख ही रहा है। और जिस तरह से आज माहौल बन गया उत्तर प्रदेश का, ये मालूम है कि जीत जाएंगे, लेकिन फिर ये इतनी भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे कि इनके जो विरोधी हैं उनकी जमानत जब्त करा करके और ये विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात खाली आपको आगाह करते हुए कहूंगा, चुनाव के दिन आपको जब वोट डालने जाएंगे तो 2 मशीनें होंगी, एक बड़ी मशीन होगी, एक छोटी मशीन होगी। बड़ी मशीन में आपको हाथी का निशान दिखेगा, संतोष जी का नाम दिखेगा, उसको आपको बटन को दबाना है और बहुत तेजी से दबा के रखना है और तब तक दबा के रखना है जब तक बगल में छोटी लगी हुई मशीन में एक पर्ची होती है, उसके अंदर फोटो आती है, फोटो में आपको हाथी दिख जाए, इनका नाम दिख जाए और घंटी बज जाए और पर्ची कट के नीचे गिर जाए, तब समझिएगा आपका वोट पड़ गया। उसके पहले अपना अंगूठा मत हटाइएगा। और अगर आपको वहां पर वो वोट गिरता हुआ ना दिखे तो वही अंगूठा लगाए आप आवाज दीजिएगा, वहां का जो भी अधिकारी होगा पीठासीन, उसको बुला करके और कहिएगा कि हम देखिए अंगूठा दबाए हुए हैं, हाथी पे वोट दबाए और यहाँ पर ये हो रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अंगूठा हटा लिया अगर आपने और तब बुलाया उसको, तो मशीन बंद हो जाएगी और फिर वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इस बात का जरूर बहुत जरूरी चीज है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाथी जो 10 फरवरी को चला है, जब पहला फेज हुआ,
पहले दिन वोट पड़ा है, उस दिन हाथी जो है चलते हुए उसने अपनी चाल इतनी तेज कर दी है कि 4-4 जगह चलते हुए आपके यहाँ आ रहा है और आज भी जा रहा 5वीं जगह पर और 6ठी जगह पर आपके पास आएगा और चलते हुए फिर 7वें फेज के बाद वो लखनऊ में ही 10 मार्च को आकर के रुकेगा, जब बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना लेगा, उसके बाद ही दम लेने का काम करेगा। इसलिए भाइयों, इन सब बातों को कहते हुए पुनः आपसे अनुरोध करते हुए कि संतोष जी को इतने भारी मतों से जिताइए कि इनके विरोधी की जमानत जब्त करा करके और इनको विधानसभा भेजने का काम करिए। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।